हो गया, चल भाई चलो करो। हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं आपका जो तीसरा लेक्चर है, जैसा कि क्या क्रिया की कोटि के बारे में। और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझो है आपका क्रिया की कोटि के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार, सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। जल्द से जल्द आइए, थोड़ी सी देरी हुई है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर महोदय सो गए थे। ये सब कुछ मैं अपने से सेट कर रहा था सारी चीजें, इसीलिए थोड़ा सा नया नया होने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया है ना, बस और कोई देरी नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी से आ जाओ। सब लोग आ गए हैं। चलिए आकृति आ गए हैं, दीपिका बच्ची आ गई हैं, और बेटिंग राजा आ गए हैं, और रॉयल जी आ गए हैं, बहुत अच्छे। भूमिका बच्ची आ गई हैं, नीतीश आ गए हैं। ओहो चिंता मत करो भाई, हम आ गए हैं। एटू पटेल आ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे। राजवीर सिंह आ गए, अमन आ गए, अभिषेक आ गए हैं। ओ जल्दी से आ जाओ भाई। आपका टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, यूं समझ जाओ कि इससे न्यूमेरिकल हर हाल में पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक से हर हाल में प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड में। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्रिया की कोटि है, यानी कि रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। जल्दी से जल्दी आइए। और सब लोग आ गए, विपिन आ गए हैं, बहुत अच्छे। रवि सिंह आ गए हैं, और अमित आ गए हैं, अमन आ गए हैं, बहुत अच्छे। स्मार्टी साहिल भी आ गए हैं। हाँ मैं लेट हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं लेट हूं, मानता हूं बात, कुछ कारण बस हो जाते हैं। चलिए सही है, हाँ ठीक सही है। तो आवाज अगर मेरी क्लियर जा रही है तो स्टार्ट करें। क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जल्दी से बता दो एक बार, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है? अगर टकरा रही है तो फिर स्टार्ट करें। सुरजीत बाबू बिल्कुल, अच्छा संजीत कुमार, संजीत हैं, सुरजीत नहीं संजीत हैं। चलिए बहुत अच्छे। जितेंद्र बाबू आ गए हैं। हाँ हम लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छे। आवाज अगर जा रही है तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है अब क्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की कोटि क्या होगी, है ना? तो अब क्रिया की कोटि किसे कहते हैं? सबसे पहले यहां हमने एक आसान भाषा में छोटा सा लिख दिया कि अब क्रिया के वेग नियम समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घात जो होती है वो अब क्रिया की कोटि कहलाती है। क्या घातों का योग लिखा या घात जो होती है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होगा उस समीकरण में सांद्रता की जो घात आती है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर अभिकारक ढेर सारे हैं तो सभी घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि मानी जाती है। जैसे यहां एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है? एक्स ए प्लस वाई बी चेंज टू पी, या प्रोडक्ट चेंज टू क्या है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जब हो गया तो हम बात करते हैं कि भाई इसकी अभिक्रिया दर क्या होगी, अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होगा, है ना? अभिक्रिया दर, क्या अभिक्रिया दर? अभिक्रिया दर बराबर क्या पढ़ा था आपने? के इंटू क्या पढ़ा था? सांद्रता अभिकारक की ए की इंटू सांद्रता अभिकारक जो है बी की, सभी की, और इसके आगे जो कोफिशिएंट था उसका क्या लग जाता था? उसकी खोपड़ी पे घात लगता था, घात लग जाता था ना। हाँ सर, घात के रूप में लिखा जाता था। अब जब इतना समीकरण लिख दो, इस समीकरण में प्रकट सांद्रता की घात जो होती है वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। अतः अभिक्रिया की कोटि, अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होगी? अगर दो लोग हैं तो दोनों घातों को जोड़ दो, अगर अकेले होता तो अकेले हो जाता, कोई बात नहीं। ये आपकी होगी अभिक्रिया की कोटि। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आसान भाषा में मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा। जल्दी से अभिषेक सिंह, हाँ चलिए। अरे गधे, यहां बातें शुरू हो गई। हाँ इतने अच्छे लोग हो आप लोग कि क्या हम कहें। पहले बताओ ये समझ में आया? जल्दी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यानपूर्वक मन लगा के पढ़ने वो बताएं। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। हाँ रॉयल बाबू टाटा, अच्छा रॉयल जी समझ में आ गया? जी सर गुड इवनिंग, अभी आ रहे हैं। हाँ शुभांशी बच्ची अभी आए हैं, कोई बात नहीं। जल्दी बताइए,
सर साउंड नहीं क्लियर है, क्या बात, क्या बात है भाई, आवाज नहीं क्लियर है, आवाज नहीं क्लियर है, कहाँ चली गई ये आवाज नहीं जा रही है, अब जा रही है आवाज, बताइए जल्दी से, आवाज क्लियर है? हाँ, नहीं हम नहीं सोते, कंप्यूटर महोदय सो गए थे, जल्दी बताओ आवाज जा रही है, बताओ भाई बताओ, आवाज क्लियर जा रही कि नहीं जा रही है? चलिए जल्दी बताइए, हेलो हेलो, वेग नियम तो हमने बताया था कल ही, आवाज जा रही है, जल्दी बताओ अब। नो सर क्लियर, क्या बात है, चलिए आवाज अगर अच्छी जा रही है तो बताइए, आवाज क्लियर जा रही कि नहीं जा रही है? एक आवाज क्लियर है सर, बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे, शुभम बाबू का मैसेज आया सर आवाज क्लियर है। स्मार्टी साहिल कह रहे हैं सर वेग नियम क्या है? वेग नियम हमने बताया था कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती मैंने कल लिखा था, कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था पूरी तरह से। तो अभिकारक ये है, इसकी सांद्रता परिवर्तन ये है, इसका घात जो इसके समानुपाती करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, जब समानुपाती हटेगा तब, तो यहाँ से k आ गया, ये आ गया, ए पे घाते x, बी पे घाते y। हमने ये भी बताया था कि कब, जब इसके आगे कोफिशिएंट रहेगा तब, जब सांद्रता की घात के रूप में यानी सांद्रता के रूप में लिखा जाएगा, अपक्रिया का वेग व्यंजक लिखा जाएगा तो वो आएगा क्या, इसकी इस रूप में। और जब अपक्रिया की दर लिखी जाती है तो क्या आया था, dA आया था, dA अपॉन dt एक दूसरे के बराबर होती है ना, तो वहां आपका जो है वो कुछ दूसरा था। यहाँ आपका क्या, वेग व्यंजक में यही लिखा जाता है कि अपक्रिया का जो वेग होता है, अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होती है। तो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती करेंगे, समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k। अब ये जो नंबर आ गया है इसका कोफिशिएंट, उसको मैंने कल ही बताया था कि ये कोफिशिएंट उसके घात के रूप में लिखा जाता है। क्लियर, आप समझ में आया, आप समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे। हाँ सर क्लियर है, रोजनी जोशी क्लियर है, साक्षी सर फिर से समझा दीजिए, अच्छा फिर से अभी आए हो, चलिए कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा। मैंने क्या कहा, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया के वेग नियम में क्या, वेग नियम समीकरण में अभिकारक की क्या लिखा में प्रकट सांद्रता की घातों का जो योग होता है वो अपक्रिया की कोटि, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अपक्रिया का वेग समीकरण आप लिखेंगे, लिखने के बाद उस सांद्रता पे जो घात रहेगी ना वही घात क्या, अपक्रिया की कोटि है। अगर एक अभिकारक है तो एक अभिकारक की जो घात होगी वो अपक्रिया की कोटि होगी, अगर दो अभिकारक है तो सभी अभिकारकों की घातों का योग कर दो, वो अपक्रिया की कोटि मानी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लेते हैं कोई x कोफिशिएंट वाला a है, y कोफिशिएंट वाला b है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, बन गया, बनने के बाद इसका अपक्रिया दर समीकरण लिखेंगे तो k इंटू सांद्रता a पे घाते x, सांद्रता b पे घाते y, इसको मैं कल लिखने का तरीका बताया था। उसके बाद क्या, अब अपक्रिया की कोटि क्या होगी, थ्योरी में क्या करा, सांद्रता की जो घात होती है वही अपक्रिया की कोटि होती है। तो दो लोग हैं तो दोनों को जोड़ दो, बस और कुछ नहीं, आ गया। चलिए कांस्टेंट का मान इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सांद्रता कितनी है ये कितना है, कांस्टेंट का मान इसमें फिक्स नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट का मान निकाला जाता है। ध्यान देना स्मार्टी साहिल बाबू, आपने सही कहा, इसमें कांस्टेंट का मान निकाला जाता है, इसमें कांस्टेंट फिक्स नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनना, बातों को ध्यानपूर्वक सुनना ताकि आपको पूरा समझ में आए। अब ये तो हो गया आपका भैया अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि के आधार पर अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। क्या, अपक्रिया की कोटि के आधार पर, अपक्रिया के कोटि के आधार पर, कोटि के आधार पर अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। यानी अपक्रिया की कोटि के आधार पर अपक्रिया क्या होती है, निम्न प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है सर जी, टाइम 9 बजे से कर लीजिए। अच्छा क्या बात है भाई, मैथ की क्लास छूट जाती है, मैथ की क्लास कहाँ छूट जाती है, अच्छा वो IIT वाली छूट जाती है, ठीक ठीक, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टाइम से छोड़ेंगे। हाँ सर एक प्रॉब्लम है, साची बच्ची क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। ओके सर, चलिए, हाँ नेट प्रॉब्लम होती है भूमिका बच्ची। ये आपकी अपक्रिया की कोटि के आधार पर अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जैसे शून्य कोटि की अपक्रिया,
प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया और तृतीय कोटि की अपक्रिया होती है, तो उसके बारे में और चर्चा करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं कहाँ गया आपका ये दूसरा स्लाइड। ये क्या है आपका, सबसे पहले आ गया क्या आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया है ना, ऐसी अपक्रिया जिसकी अपक्रिया दर क्या होती है, जिसकी सांद्रता के घात के शून्य घात के समानुपाती होती है, यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसकी अपक्रिया दर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या भैया, शून्य घात के समानुपाती होती है, हो गया भैया। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना क्या है, चलो मान लेते हैं कोई ए है, चेंज टू प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट हो गया तो इसकी अपक्रिया दर, अपक्रिया है ना, अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग, अपक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये बराबर ना लिखो, पहले समानुपाती लिखो, समानुपाती सांद्रता ए पे घात क्या होगी, शून्य होगी, हो गया। तो अपक्रिया दर जो होती है आपकी, इसकी dx/dt जो होता है वो बराबर क्या होता है, k इंटू सांद्रता ए पे घात शून्य। अब किसी भी नंबर की घात शून्य होती है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है उसकी पूरी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू k, ये आएगा शून्य कोटि की अपक्रिया की दर, शून्य कोटि की अपक्रिया की दर। आ गया निधि बच्ची, चैप्टर तो आपका भैया ये चौथा चैप्टर चल रहा है। सर आप बोर्ड पर क्यों लिखते हो, पता नहीं चलता है, क्या बात है। नैतिक गुप्ता, नैतिक बाबू आपने कहा सर बोर्ड पे क्यों लिखते हैं, क्या बात है। बोर्ड पे तो मैं लिखता हूं कि आप लोग लिख लो, नहीं लिखूंगा तो कहोगे सर जी लिखते ही नहीं है, चिल्ला के चले जाते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं यहां से तो लिख ले जाओगे। चलिए कोई बात नहीं, इंद्रजीत जी बिहार बोर्ड हो या चाहे जो बोर्ड हो, टॉपिक तो आपका वही रहता है, टॉपिक आपका वही रहता है ना, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया, यस सर आ गया, बहुत अच्छे। यानी कि ये आपका था अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण, जो क्या सांद्रता की घात सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि अतः यहां से एक नोट पॉइंट लिख लो, यहां से नोट पॉइंट लिखेंगे कि शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या बोला भैया, निर्भर नहीं करती है, बस और कुछ नहीं, ये आप नोट कर सकते हो बिल्कुल। हाँ बहुत आसान है सर, बिल्कुल बहुत आसान है आकाश बाबू, एकदम सही कहा आपने। अगला स्लाइड नोट करो, स्क्रीनशॉट हो जल्दी से, 1 2 3। हाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां से एग्जाम्पल ले लो भाई। जो भी गैसीय अवस्था वाली अपक्रियाएं होंगी वो सब क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। ये HCl है ना, HCl बन गया है, क्या बना है, HCl बना है 2 बार, तो ये सब गैस है। तो गैस वाली अपक्रियाएं जो होती हैं वो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया होती है बस। एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल का मतलब देखो, उदाहरण आ गया, तुरंत उदाहरण आ गया, मैं उदाहरण जो दिया वही उदाहरण है ना। यहां से क्या लिखा है उदाहरण, प्रकाश अपक्रिया, यही था ना, हाँ सही है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे H2 तथा Cl2 जैसे HCl का निर्माण करते हैं, ये आपकी क्या है भैया, अपक्रिया है। अब अपक्रिया है, इस अपक्रिया में अपक्रिया का वेग जो है H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है।
क्यों? जब निर्भर नहीं करता है तो उसकी सांद्रता पे जब निर्भर नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि इसका मतलब कुछ नहीं इसकी सांद्रता का, यानी अपक्रिया का जो वेग है वो ऑटोमेटिक कांस्टेंट चलता जा रहा है, इसकी सांद्रता परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण हम इसके घात क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। और जब घात 0 लगाएंगे तो ये अपक्रिया क्या मानी जाएगी? शून्य कोटि की अपक्रिया मानी जाएगी। अतः अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। बस अतः अपक्रिया हमारी क्या? शून्य कोटि की अपक्रिया है। बिल्कुल समझ में आ गया? राइट क्वेश्चन साहिल बाबू। कहां गए साहिल जी? हाँ, dx/dt क्या है? ओहो, अरे भाई सांद्रता परिवर्तन की दर है वो यार, कुछ सांद्रता परिवर्तन की दर है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने एक रिएक्शन दिया था कल आपको कि कोई भी उत्पाद है, चलो यहां से ध्यान से सुनना, ए उत्पाद प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने एक रिएक्शन दिया था ना, t0 टाइम पर इसकी सांद्रता क्या है? ए है। t टाइम पर इसकी सांद्रता a - x बचती है, क्यों? क्योंकि x बन गया। अब सांद्रता का अंतर अगर देखा जाए, परिवर्तन अगर देखा जाए तो क्या करोगे आप? जो dA लिखा था, dA का मतलब क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या है? A2 - A1 है ना। तो A2 आपका ये है, A2 आपका क्या? ये है। क्या है भैया? ये है, यानी A - x है। एक माइनस लगाओ, बचेगा A, ये A कैंसिल बचा, क्या बचा? x। यानी कि जो dA आया वो क्या है? x आ गया। दिखा अंतर? यहीं से आएगा। और बटे t जो आपका समय अंतराल है भाई, dt, यानी dx/dt। dx क्या है? सांद्रता परिवर्तन है, और अपॉन t जो है वो समय अंतराल है। अब बताओ साहिल जी, समझ में आया आपको? और बाकी बच्चे जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया? साहिल बाबू अब बताओ, समझ में आया? जो पूछ रहे थे dx/dt क्या है सर? सर आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और किसको? जितेंद्र बाबू आपको क्या दिक्कत हुई? हाँ, डेली कैसे पढ़ेंगे सर? यूट्यूब पे लाइव आपसे डेली तो हम आते हैं, आपको 10 बजे मैं मिलता हूँ, 10 से 10:15 हो जाता है, थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। हाँ जितेंद्र बाबू, आपको क्या नहीं समझ में आया? ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक मैं समझाता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल मैं बताया था। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है? कोई अपक्रिया थी, प्रकाशीय अपक्रिया। कहा कि H2 है और Cl2 है जो अपक्रिया हो रही है। अपक्रिया होने के बाद ये थ्योरी लिख दिया है कि अपक्रिया में अपक्रिया का वेग जो है H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो गैस है, उसकी सांद्रता अगर बदलेगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, ना के बराबर होता है। तो अपक्रिया का जो वेग है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो जब सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा तो वेग समीकरण जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इसकी सांद्रता पे 0, इसकी सांद्रता पे घात क्या करेंगे? 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, ये गणनीय मान है। और यहाँ जो लिखा ना ये नहीं रहेगा, ये dx/dt = k × a पे पावर इतना, यानी dx/dt जो आ गया वो = क्या आया? k आया। अतः अपक्रिया हमारी क्या होगी? शून्य कोटि की अपक्रिया, क्योंकि घात क्या? शून्य है। अब आया समझ में ना सर? चैप्टर ये आपका है, आपका चैप्टर जो है वो चौथा चैप्टर है भाई, चौथा चैप्टर है। हाँ सर 10:30 बजे पे मिलते हो? हाँ ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, गलती हो जाती है। 10:15 नहीं सर 10:30। वालेकुम अस्सलाम जुबैद अंसारी, अभी भी आए हो क्या? हाँ मैं 10:30 मिलता हूँ, उसका कारण बहुत हो जाता है कि 9 बजे जो क्लासें होती है आपकी, 9 बजे से ऐप की क्लास होती है, वो क्लास थोड़ा सा लेट हो जाता है, 10, 10:15, 10 हो जाता है, 10:05 हो जाता है। उसके बाद पानी भी नहीं पीता हूँ, यहीं बैठे बैठे तुरंत बुलाता हूँ कंप्यूटर में, तो आ जाओ, बुलाते समय उन्हें 5 मिनट लग जाता है आते आते, पता नहीं क्या वो सो जाते हैं, क्या करते हैं, आ जाता है, टाइम ऐसे लॉस हो जाता है, बस इतने फर्क है। उसके बाद आपका ये PDF लगाना होता है, कुछ टाइम इसमें लग जाते हैं, और कोई ऐतराज नहीं है भाई। 10 बजे जस्ट क्लास कभी कभी खत्म होती तब भी 5 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं, और अगर 10 बजे नहीं खत्म हुई तो और लेट हो जाता है। बाकी आवाज देख रहे हो ना कैसे चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन आता हूं। आ गया? चलो बहुत अच्छे, आ गया अगर तो ठीक है। आगे चलें। आगे आपका ये है प्रथम कोटि की अपक्रिया, सीधा सीधा वही डिफिनीशन, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया
जिसका अपक्रिया वेग, जिसका अपक्रिया दर, जिसका अपक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, एक घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। कहलाती है, अब भैया कहलाती है तो एग्जाम्पल कैसे होगा? आपको एक एग्जाम्पल देना है, जैसे एक उत्पाद है ए, अब की बार क्या बनना? प्रोडक्ट बनना है। अपक्रिया दर समानुपाती सांद्रता ए पे घाते 1 कर दो, हो गया। ये अपक्रिया दर हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, सांद्रता ए पे घाते 1, यानी इसका आ गया dx अपॉन dt, क्या आ जाएगा? सांद्रता ए पे घाते 1। अगर एक घात आ रहा है तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण हो गया। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण आ गया, इसकी घात 1 है इसलिए इसकी कोटि क्या होगी? 1 होगी, इसलिए इस अपक्रिया को हम बोलेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया। क्लियर? प्रथम घात के समानुपाती होती है, सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जल्दी बताइए, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? जल्दी बताइए, आपको ये टॉपिक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम, है ना। अगर नहीं आया तो राधे राधे बाबू, यादव जी, यादव शेखर कह रहे सर राधे राधे। अभी आयो क्या? हाँ सर जी, एक बार और के बाद लिखा। अच्छा, ओहो, मैं बोलते बोलते लिखता हूं क्या, इसलिए? अच्छा, एक बार पूरा बोलने के बाद लिखें, ये बात कह रहे हो? मैं बोलते बोलते लिखना। हाँ, सारी क्लासें होती है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ होता है। आ जाओ जल्दी से देखो क्या हुआ इसमें मैंने क्या कहा कि ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यहां से मैंने एक समीकरण लिख लिया कि ए समीकरण क्या? ए बन रहा प्रोडक्ट, यानी ए अभिकारक है, ये प्रोडक्ट बन रहा। अपक्रिया दर क्या होगा? समानुपाती 1 ही होगा, यानी इसके घात 1 कर दो, इसके आगे 1 है, 1 घात कर दो। अपक्रिया दर जब प्रोपोर्शनल आता है तो एक कांस्टेंट क्या आता है? के इंटू सांद्रता ए पे घाते, यानी ये बड़े ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या होता है कि सांद्रता ए है, अर्थात पढ़ा जाएगा एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान ए का। बड़े ब्रैकेट का मतलब यही है कि सक्रिय द्रव्यमान ए का इक्वल टू ये हो गया, यानी कि dx अपॉन dt इक्वल टू के इंटू ए पे घाते 1, यानी कि अब की बार ये गायब नहीं होगा। अतः अब क्या लिख सकते हो आप? अतः प्रथम कोटि की अपक्रिया अतः प्रथम कोटि की अपक्रिया जो है भैया, अपक्रिया क्या होगी? अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है। बस आपको ऐसे लिखना कि इसकी सांद्रता पे क्या निर्भर कर रहा है? हाँ, निर्भर कर रहा है। अब बताओ, आपको समझ में आया? जल्दी से। हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आगे चले, बिल्कुल चलते हैं आगे चलते हैं। आ जाओ। इसमें जानते हो कौन सा रिएक्शन आएगा? जितने जल अपघटन वाली अपक्रियाएं हैं सब आ जाएंगे।
जल अपघटन वाली अपक्रियाएं जो हैं वो सब आ जाएंगी इसमें। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जल अपघटन वाली अपक्रियाएं, जल अपघटन वाली अपक्रिया, यानी जल अपघटन वाली जो अपक्रिया होती है वो आ जाती है आपकी प्रथम कोटि में आती है। आगे चले, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आ गया सर, समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक अच्छा 12 के बच्चों के लिए है भाई आपका द्वितीय कोटि की अपक्रिया अगर आती है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो आता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? यानी ऐसी अपक्रिया, क्या बोलेंगे भैया हम? ऐसी अपक्रिया, है ना? वही बात है, वही थ्योरी बार बार। ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग है ना, अभिकारक के सांद्रता के घात 2, क्या? सांद्रता के घात 2 के, या ऐसे बोल सकते हो सांद्रता के द्वितीय घात के, है ना? सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हो गया, समानुपाती होता है। आगे बात आती है कि हाँ समानुपाती होता है तो कैसे लिखा जाएगा? तो लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार यहां 2 लगा दो, ये प्रोडक्ट बना दो। जब आ गया प्रोडक्ट तो फिर चिंता किस बात की? यहां से लिख दो भैया बेग समानुपाती क्या हो जाएगा? सांद्रता a पे घाते 2, यानी बेग जो होगा आपका dx/dt, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा ये, इनटू क्या हो जाएगा? सांद्रता a पे घाते 2। ये आ गया आपका अपक्रिया का वेग समीकरण। कौन सा? द्वितीय कोटि का। अब इसका द्वितीय कोटि का अपक्रिया का वेग समीकरण है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इसी के साथ, ये जो k आपका वेग स्थिरांक है ना, वेग स्थिरांक जो है उसका, इसका मात्रक क्या होगा? वेग स्थिरांक का मात्रक यहां इसी टाइम बता देना, मुझे याद आ गया। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक के का मात्रक, स्थिरांक का मात्रक। तो ध्यान देना, k को अकेले छोड़ो, वेग का मात्रक अपॉन सांद्रता a स्क्वायर का मात्रक, है ना? सांद्रता का मात्रक ध्यान देना इस बात को। अब कितना आएगा जरा देखो, वेग का मात्रक क्या होगा? वेग क्या है आपका? dx/dt। dx क्या है? सांद्रता है। dt क्या है आपका? टाइम है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और ये समय क्या है? बटे नीचे है सेकंड, समय का होता है सेकंड, तो ये भी क्या आएगा? सेकंड इनवर्स आएगा, यानी प्रति सेकंड होल भाई। ये भी क्या है? सांद्रता है। तो सांद्रता है तो सांद्रता का क्या होता है? मोल प्रति लीटर, है ना? मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा। अब इसका मात्रक क्या आएगा? देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। एक घात कट जाएगा तो ये पूरा क्या है? एक बार ऊपर है, एक 2 बार नीचे था, कट गया। आपका क्या बचा? आपका बचा क्या? k बराबर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? सेकंड इनवर्स बटे नीचे क्या बचा? मोल प्रति लीटर, ये बचा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू मोल इनवर्स, ऊपर होगा ना मोल इनवर्स, इनटू लीटर हो जाएगा अकेले, क्योंकि इसकी घात प्लस हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही। हो गया, ये आपका हो गया वेग स्थिरांक k का मात्रक प्रथम कोटि के लिए। हो गया, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। आप बताओ, आपको समझ में आया यहां से पूरा? बताइए जल्दी से बताइए। हाँ चलिए, बहुत अच्छे। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ध्यान से देखना, ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रता के घात 2 के, यानी द्वितीय घात के समानुपाती है, वह हमारी अपक्रिया क्या होगी? द्वितीय कोटि की अपक्रिया मानी जाएगी। रिएक्शन के तौर पे हमने माना कोई A है, 2 बार अभिकारक, वो प्रोडक्ट बन रहा है,
तो अपक्रिया वेग व्यंजक में लिखेंगे क्या, वेग व्यंजक लिखो इसे वेग समानुपाती 1 पे घाते 2, यानी ये निकलेगा कांस्टेंट आएगा, हो गया इतना, यानी ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मतलब वेग समीकरण है, हो गया। अब आगे हम वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना चाहते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक यानी k को अकेले छोड़ो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक ऊपर बटे a2 स्क्वायर का मात्रक नीचे होगा। अब इसका मात्रक वेग का मात्रक इतना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा था ना dA/dt, ये a क्या सांद्रता है, इसको अगर लिखा था हमने कि यक्स क्या आया था, परिवर्तन आया था ना, ये भी तो सांद्रता ही आया होगा। अरे 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, तो 5 सांद्रता ही तो आएगा। अगर कहा जाए कि 10 मोलर 1 है और -5 मोलर घटाया जाए तो क्या आएगा, 5 मोलर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि सांद्रता आएगा। तो यक्स क्या सांद्रता है, यानी कि यक्स क्या सांद्रता है। अगर सांद्रता है तो सांद्रता का जो आपका क्या होता है मात्रक, वो क्या होता है मोल प्रति लीटर, यानी मोलरता होती है सीधा सीधा। और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से सांद्रता का मात्रक। तो इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और यहाँ क्या बटे सेकंड ऑलरेडी है तो ये प्रति सेकंड हो जाएगा, इसलिए वेग का मात्रक जो होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। बटे नीचे क्या सांद्रता है, सांद्रता है तो इसका सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर होता है। अब ये स्क्वायर है इसलिए हम बोल देंगे मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, हो गया। होने के बाद अब दोनों ये सेम था, एक बार हमने क्या किया कैंसिल आउट कर दिया, एक बार बच गया, जो बचा था मैंने उसी को ऊपर लेके चला गया। ये प्लस घात थी, इसका घात माइनस हो गया, ये माइनस घात थी, ये ऊपर जाएगा प्लस घात हो गया, और जो प्लस पहले माइनस पहले से था वो पहले से है। क्लियर, आप समझ में आया, ओके सर क्लियर आ गया समझ में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ मोल इनवर्स, मनोज बाबू आपने सही लिखा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना, ये बात तो अलग है। अच्छा प्रथम कोट के लिए हमने नहीं लिखा था ना, प्रथम कोट के लिए हमने नहीं लिखा था ना, चलो मैं पीछे आ जाता हूं, पीछे 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 आ जाता हूं, पीछे आ जाओ, चलो पीछे यही है ना। प्रथम कोट के लिए आपने नहीं लिखा था, लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो। कैसे, प्रथम कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक k का मात्रक ऊपर क्या आएगा वेग का मात्रक, वेग का अपॉन नीचे क्या आएगा a का, अकेले है ना, वेग का क्या होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है ना, बटे यहां से क्या लिखा जाएगा मोल प्रति लीटर, लिख दो। मोल प्रति लीटर क्या एक एक बार है, इनको बलि चढ़ा दो, क्या बचा केवल और केवल, केवल और केवल सेकंड इनवर्स बचा। यानी कि अगर बात की जाए वेग स्थिरांक प्रथम कोट के लिए तो उसका मात्रा क्या होता है प्रति सेकंड होता है, क्या होता है प्रति सेकंड होता है। बस आगे चलते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले चुके, चलो हो गया। आगे हम बात करते हैं किसकी, तृतीय कोट की अपक्रिया। तृतीय कोट की अपक्रिया में चिंता नहीं करना है, वही थ्योरी वही बार बार। अब बताओ थ्योरी तो आप बार बार लिखोगे, यानी यही लिखोगे क्या भैया कि ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग या अपक्रिया दर उसकी सांद्रता के क्या तृतीय घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है आपकी तृतीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसमें 3 तरह का रिएक्शन आएगा। देखो इसमें 3 तरह का रिएक्शन कहने का मतलब, या तो आप 3 बार एक डायरेक्ट ले लो, है ना, 3 ये लिखा है, इसका अपक्रिया वेग क्या होगा dx/dt इक्वल टू क्या होगा k इंटू सांद्रता a पे घाते 3, ये लिख सकते हो। दूसरा या करके, या आप 2 बार इसको ले लो और 1 बार b को ले लो, प्रोडक्ट हो गया। इसका अपक्रिया वेग जो होगा dx/dt इक्वल टू क्या होगा k इंटू a पे घाते 2 इंटू b पे घाते 1, ये भी तो तृतीय कोट की अपक्रिया है, अगर जोड़ेंगे तो 3 आएगा ना, हाँ आएगा। या अगर आप अलग अलग ले लेते हो a b c चेंज टू प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, तो भी आपका dx/dt जो होगा उसका भी क्या आएगा अपक्रिया का दर जो है वो समीकरण इस तरह से आएगा, 1 घात b पे 1 घात c पे 1 घात, सबको जोड़ेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहां भी अपक्रिया की कोटि क्या 3 है, यहां भी अपक्रिया की कोटि 3 है, यहां भी अपक्रिया की कोटि क्या है 3 है। तो इस बात को समझना, थ्योरी आप लिखना चाहते हो तो 3 प्रकार से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग
क्या है, एक अभिकारक के तृतीय घात के समानुपाती होती है, या एक अभिकारक के द्वितीय घात के और एक अभिकारक के एक घात के समानुपाती होती है, या तीन अभिकारक के एक एक घात के समानुपाती होती है। आप ऐसे बोल सकते हो भाई, और कुछ नहीं। आ गया। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकाल लो भाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि dx/dt है, तो जो आएगा वेग का वही होगा k का, है ना, क्योंकि वहां सांद्रता नहीं होती है। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी बताइए, ये समझ में आया। चले, हट गया ये बात नहीं है, देखो हट गया बात सही है, लेकिन आपको 100% पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पेपर में आ सकता है। तो भाई चिंता हो जाएगी, इस बात को ध्यान देना, आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए समझना जरूरी है। अब हमें तृतीय कोटि की अपक्रिया समझ में आ गई, यानी ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलेंगे, तृतीय कोटि की अपक्रिया बोलेंगे। अब इसका वेग स्थिरांक का मात्रक है ना, इसके लिए है ना k का मात्रक, क्या k का मात्रक, इसके लिए अगर k का मात्रक की बात की जाए तो क्या होगा, ध्यान देना। किसी एक को उठाओ, इसको उठा लो, क्योंकि भाई की सांद्रता इधर है, चाहे जो हो ये उठा लो। k इजकल टू वेग का मात्रक, वेग का मात्रक बटे a पे घाते 3 का मात्रक, है ना, यानी कि सांद्रता का मात्रक, सीधा सीधा यह है। अब बात आती है कि सर ये कैसे होगा, तो ऐसे होगा भाई, देख लो। वेग का मात्रक क्या होता है, अभी अभी आपने निकाला था, मोल प्रति लीटर हो गया, इंटू वेग क्या बटे समय था, सेकंड प्रति सेकंड हो गया, होल बाई ये तो सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक कुछ ऐसे होता है, मोल प्रति लीटर होता है, इसका घात 3 कर दो। 3 करेंगे जैसे तैसे, कुछ करना नहीं है, एक को बलि चढ़ाओ, हो गया। के बराबर आ गया, ऊपर बचा सेकंड, होल बाई नीचे क्या बचा, मोल स्क्वायर बचेगा ना, स्क्वायर बचेगा तो स्क्वायर इस पे कर दो, और लीटर पे -2 घात हो गया। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाओ, के बराबर क्या आ गया, मोल इनवर्स, मोल पे घाते -2 इंटू लीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स, ये आपका हो गया मात्रक। किसके लिए, तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए यह मात्रक। समझ में आया। चलिए, हाँ, ओनली स्टडी पे फोकस करना है, बिल्कुल। बताइए ये टॉपिक समझ में आया। राजा भारती अभी अभी आ रहे हैं, क्या लग रहा है। गुड इवनिंग बाबू। चलिए जल्दी बताओ, क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया। सर वंस अगेन भूमिका बच्ची, ठीक है मैं बताता हूं दोबारा। इसका ये तो समझ में आ गया, इधर बताते हैं। जो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है वो क्या होगा, इसी का समीकरण को उठाया मैंने, के को अकेले रोका, इसको उठा के इधर ले आया, यानी वेग ऊपर आया बटे नीचे ही आया, तो इसका मात्रक निकालना है, तो इसका मात्रक बटे इसका मात्रक, यही तो होगा। इसका मात्रक दोनों को मैंने लिखा, लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या है। दोनों का मात्रक क्या है, यहां से आपका वेग का मात्रक, फिर इसका मात्रक रख दिया मैंने। वेग का मात्रक ये होता है, इसका मात्रक ये भी क्या सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक ये होता है, इसका घात 3 है तो घात 3 लिख दिया। लिखने के बाद केवल मैंने क्या किया, मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया, काटता चला गया, जो आया वो आपका आंसर आ गया। ठीक आ गया आप समझ में। यस सर, अब आया ना, अब तो समझ में आ गया होगा। जल्दी बताइए भाई। हाँ, नमन तिवारी त्रिवेदी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार और, तो एक बार मैंने समझा दिया, अब बताओ आ गया भाई। हाँ हाँ, इन्वर्टर, ओहो बोल गया मेरे यहाँ, क्या बात है, चिंता हो गई क्या। चलिए तृतीय कोटि का पूरा बता दीजिए। अच्छा, तृतीय कोटि का तिवारी क्लासेस कह रहे सर तृतीय। ध्यान से सुनो, तृतीय कोटि की अपक्रिया क्या, इसकी थ्योरी क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग या अपक्रिया दर अभिकारक के क्या तृतीय घात के, यानी अभिकारक के सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। दूसरा डिफिनीशन इसके आधार पर, ऐसी अपक्रिया जिसकी अपक्रिया वेग अभिकारक के, यानी एक अभिकारक के द्वितीय घात और दूसरे अभिकारक के तृतीय घात के, दूसरे अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो तृतीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अगला क्या बोलेंगे इसके लिए, ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग
तीन अभिकारकों के सांद्रताओं के एक एक घात के समानुपाती होता है उसे तृतीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। आप तीन तरह से डिफिनीशन बोल सकते हैं। यह समानुपाती का चिन्ह मैंने नहीं लगाया, उसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि के आएगा, क्योंकि समानुपाती हटने के बाद क्या आता है, इतना तो आप समझदार हो ही गए हो। क्लियर? अब आ गया समझ में? चलिए जल्दी बताइए, अब समझ में आ गया ना? ठीक, यस सर आ गया समझ में। ठीक, बहुत अच्छे। हाँ चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जानवी बच्ची क्या बात है, फिर से? यस सर क्लियर है, बाकी लोग का क्लियर है लेकिन एक लोग का नहीं क्लियर है। मैं थ्योरी बताता हूं। थ्योरी कह रहा है ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग है ना अभिकारक के सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इसको बोलेंगे तो बोलेंगे अभिकारक के द्वितीय घात और एक अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसलिए इसको भी बोलेंगे तृतीय कोटि। इसमें बोलेंगे तो 3 अभिकारकों के एक एक घात के सांद्रताओं के समानुपाती होते। बस क्लियर? हाँ अब आ गया समझ में। बाकी यहाँ तो मैंने निकालने का तरीका बताया, जैसे पीछे निकाले वैसे वो भी निकल गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? प्रभाजी, प्रभाजी लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है भैया? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कहने का भिन्नात्मक, यानी ऐसी अपक्रिया है जिसका अपक्रिया वेग सांद्रता के जो घात होते हैं वो भिन्न होते हैं, यानी सांद्रता के भिन्नात्मक घात के समानुपाती होती है, उसे प्रभाजी कोटि की अपक्रिया कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि इसको लिखना जरूरी है। ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग भैया अभिकारक के सांद्रता के है ना भिन्नात्मक घात के समानुपाती होता है क्या भैया? प्रभाजी कोटि की अपक्रिया कहलाती है। प्रभाजी कोटि की अपक्रिया कहलाती है। बस और कुछ नहीं, प्रभाजी कोटि की अपक्रिया कहलाती है। आकाश बाबू क्या हुआ? चलिए अच्छा बात करने शुरू हो गई जरा भी बोले तो ब्लॉक कर दोगे। ओहो अच्छी बात है। चलिए हाँ चलिए सही है, सब लोग शांत रहिए, बातें नहीं ज्यादा करनी चाहिए। ये आपका हो गया क्या? प्रभाजी कोटि की अपक्रिया। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां लिखूं कोई ए, यहां क्या लिखूं? ए चेंज टू प्रोडक्ट हो गया। यहां लिख दूं 1/2 है ना, या P/Q यहां हो सकता है। चलो P/Q हो सकता है, यहां नंबर जो है वो P/Q हो सकता है। तो आपका जो अपक्रिया वेग होगा वो वेग समानुपाती सांद्रता A पे घाते P/Q लिखेंगे ना। इसको हटाएंगे जब वेग बराबर K सांद्रता A पे घाते P/Q होगा, बस और कुछ नहीं। ये आपका आ गया अपक्रिया वेग समीकरण प्रभाजी के लिए। यानी यहां आप लिख सकते हो dx/dt या करके dx/dt इजिकल टू K इंटू A पे घाते सांद्रता A पे घाते P/Q है ना, P/Q। ध्यान देना इस बात को, जहां Q बराबर, जहां P बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 होगा, लेकिन Q बराबर क्या है? नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना।
हो गया, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ नहीं सोचना है आपको इसमें, ना ज्यादा सोचना ना ज्यादा समझना है। बताइए अब आया समझ में? जल्दी बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया? जल्दी बताइए। हाँ, ये देखो स्मार्टी साहिल भी बिगड़ रहे हैं लग रहा है, मेरे हिसाब से लग रहा है स्मार्टी साहिल भी क्या हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, है ना। ये अपने कंटेंट पे ध्यान अब इस समय कम दे रहे हैं, बिल्कुल मैसेज डिलीट कर दिए। बच्चे हैं, हरकतें होती रहती हैं, है ना। बच्चे हैं, मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, ये तो क्या मुशायरा निकला हुआ था, गजल निकला हुआ था, और वाकई में बच्चे शैतान होते हैं मोहल्ले के, है ना। चलिए ऑफलाइन क्लास, बिल्कुल काजल बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं इसलिए लेट हो जाता। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला देखो क्या होता है, ये टॉपिक समझ में आया? जल्दी कमेंट करो एक बार कि हाँ सर आ गया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। देखो ऐसी अपक्रियाएं जिसकी अपक्रिया वेग अब की बार क्या हो, अभिकारक की सांद्रता के भिन्नात्मक घात, मतलब उसकी अभिकारक की सांद्रता की भिन्नात्मक घात हो, जैसे उसकी घात जो भिन्न में हो, कोई नंबर हो 1/3 हो, 2/4 हो, 5/3, मतलब भिन्न में नंबर हो, उसकी घात अगर उस तरह से है भिन्न में, तो वो अपक्रिया हमारी क्या होगी, प्रभाजी अब कोटि की अपक्रिया कहलाएगी, बस और कुछ नहीं। आया? हाँ, प्रभाजी कोटि की अपक्रिया कहलाएगी, बिल्कुल। हाँ अच्छा, मेरा फ्रेंड छीना जा रहा है, ओहो ये तो बहुत बड़ी गलती है भाई। स्मार्टी साहिल के फ्रेंड को कौन छीन रहा है? देखिए एक बात कहें साहिल बाबू, अगर आपका फ्रेंड पक्का होगा, आपका फ्रेंड सच्चा होगा ना, तो दुनिया के छीनने से जो जाएगा नहीं, वो आपके पास ही रहेगा। लोग छीनने की कोशिश करने दो, है ना, छीनने की कोशिश करने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आ गया। हाँ मैं मोहल्ले का लड़का हूं सर, क्या कोई बता दो प्लीज। अच्छा, मोहल्ले के लड़के तो होते ही हैं भाई। आ गया समझ में? चलो अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक। ओहो आकाश बाबू, मैं फिर से बताता हूं भाई, मैं 2-3 बार चिल्लाता हूं, आप लोग सुनते नहीं हो, क्या लग रहा है? क्या कहा गया? ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के भिन्नात्मक घात के समानुपाती होती है, प्रभाजी कोट की अपक्रिया कहलाती है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं बोर्ड पे लिखा हूं भाई, वही देख लो, है ना। चलिए बहुत सही, आ गया सर समझ में, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या लिखा है देखिए। इकाइयां तो सारी चीजें हो गई, इकाइयों के बाद आपका ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका मैंने क्या लिखा, गैसीय अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए गैसीय अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ध्यान से सुनना। गैसीय अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होगा उसमें ध्यान देना एटीएम आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको समझना है कि गैसीय अपक्रिया, पहले क्या लिखना है आपको, गैसीय अपक्रिया, ध्यान से सुनना, अपक्रिया के लिए, गैसीय अपक्रिया के लिए भैया क्या होगा, है ना, वेग समीकरण लिखना शुरू करिए। वेग समीकरण, गैसीय अपक्रिया के लिए वेग समीकरण, तो ध्यान देना वेग क्या होगा, ध्यान से देखना, ए ऐसे कोई अभिकारक हमारा है ए, यक्स है ये, है ना, ये प्रोडक्ट बनना है, ध्यान देना ये क्या है, गैस है। इसके लिए अगर बात की जाए तो अपक्रिया का वेग जो होगा, ध्यान से सुनना, वेग प्रोपोर्शनल, अगर ये गैस है तो इसकी सांद्रता नहीं बदलती, इसका प्रेशर बदलता है। क्या बदलता है? प्रेशर बदलता है। तो यहां से हम लिखते हैं अपक्रिया का जो वेग समीकरण होता है सांद्रता के केस में, वो क्या होता है, प्रेशर ए, है ना, प्रेशर ए के जो घात होता है वही पुराना नियम, नंबर चढ़ जाता है। यानी यहां से आता है वेग बराबर के इंटू प्रेशर ए, यानी प्रेशर ए का जो दाब होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका आता है अपक्रिया, यानी गैसीय अपक्रिया के लिए वेग समीकरण। क्या हुआ? गैसीय अपक्रिया के लिए वेग समीकरण है। तो ध्यान से सुनना कि गैसीय जब अपक्रिया होगी तो उसमें हम गैस की सांद्रता नहीं लिखते हैं, उसमें हम गैस का प्रेशर लिखते हैं, है ना, जो अभिकारक है उसका प्रेशर, गैसीय अवस्था में इसलिए इसका प्रेशर, यानी पी ए, प्रेशर फॉर ए, ठीक है।
इसके लिए क्या होगा, प्रेशर हो गया। अब इसका जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, यहां से ये क्या, यक्स क्या है, कोटि है, जहां यक्स क्या है, जहां यक्स बराबर क्या है, कोटि है, ध्यान देना ये कोटि है। अगर हम मान ले यहां से, अगर हम मान ले पहला केस, पहला केस क्या, केस फर्स्ट, अगर x बराबर 0 तो इसका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा भैया, वेग क्या होगा, k होगा इंटू a पे घाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब p a पे घाते 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 आ जाएगी। यानी वेग जो होगा आपका यहां से आ जाएगा k। अब इसका जो मात्रक लिखना है, इसका k का मात्रक जो होगा, k का मात्रक वो आप क्या लिखोगे, वेग का मात्रक, वेग का मतलब क्या है, dx है, dx का मतलब क्या होगा, प्रेशर वाला होगा। तो यहां से अब की बार जानते हो क्या लिखेंगे हम, यहां से हम लिखेंगे प्रेशर x अपॉन टाइम t, ये लिखेंगे। तो प्रेशर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, atm, प्रेशर का मात्रक atm, और टाइम t का मतलब सेकंड होता है ना। तो यहां से k का मात्रक जो आ जाएगा गैस के लिए, k का मात्रक आ जाएगा आपका, k का मात्रक क्या आ जाएगा, atm को आप वायुमंडलीय भी लिख सकते हो, वायुमंडलीय लिखने के बाद सेकंड का ऊपर लेके चले जाओ, आ जाएगा सेकंड इनवर्स। यानी गैसीय अवस्था में अगर हमारे पास कोई है तो उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा, वहां जहां सांद्रता होता था मोल प्रति लीटर, उसी की जगह पे वायुमंडल आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। क्या आ जाएगा, वायुमंडलीय आ जाएगा। बताइए आ गया समझ में, आया समझ में। यहां पर के क्या है, यहां पर एक के कांस्टेंट है, तिवारी क्लासेस जी लेट आए हो इसलिए लग रहा है। चलिए आ गया, जल्दी बताइए क्या आपको समझ में आया। हाँ, के एक नियतांक है और यहां के का मान अलग अलग केस में अलग अलग रूप से होता है। ओके, आ गया समझ में। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी से बताइए। ओहो, डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, अरे गधों, ये क्या लिखा है भाई, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब गैसीय अभिक्रिया भैया, गैसीय क्या, गैसीय अभिक्रिया। गैसीय अभिक्रिया में आपका जो वेग होता है ना, वो उसकी सांद्रता पे नहीं, उसके दाब पर निर्भर करता है। उसका दाब बदलेगा, वही सांद्रता परिवर्तन कहलाएगी। इसका मतलब कहाँ गए सर, समझ में आ गया। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे ठीक, आपको समझ में आना चाहिए। जब आपके दिमाग में बनेगा कि हमको समझ में आना है, हम समझेंगे, तब आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, जितने लोग यहाँ ध्यानपूर्वक शुरू से क्लासें ले रहे हैं उनको ऑटोमेटिक समझ में आता है, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बाबू बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वो तुरंत कमेंट कर देते हैं लेक्चर यहाँ मैं बोलने से खत्म होने से पहले कि हाँ सर आ गया समझ में। और जो नए नए बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप जाकर के एक बार पीछे वीडियो देखिए, अगर नहीं आएगा तब कहना। क्लियर सर, आ गया। अच्छा चलिए, कमेंट करने तो भाई उनको, है ना। चलिए अच्छा करें सर, साइंस संग्रह करें का, साइंस सदानंद करें सर, फिर से बता दीजिए। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो गैसीय अवस्था की होती हैं, उनका जो वेग होता है वो उनके प्रेशर पर डिपेंड करता है। यानी उनका वेग जो है, उनका दर जो है, उनके प्रेशर के समानुपाती होता है। तो हम प्रेशर के समान, तो यहाँ मैंने मान लिया यक्स कोई एक, मतलब आल समीकरण के लिए है ये, एक कोट की हो सकती है, शून्य कोट की हो सकती है, द्वितीय कोट की हो सकती है, तृतीय की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। केवल यक्स को बदलना है, बदलते रहो, आपका होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका यहां से कि हमारे पास ये हमने एक जनरल समीकरण ले लिया, एक जनरल रिएक्शन ले लिया, जिसमें यक्स का मान बदलेंगे तो आपकी क्रिया की कोटि क्या होगी, बदलती जाएगी। ये उसका प्रेशर के केस में मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यक्स क्या है, कोटि है। अगर यक्स मान लेते हैं पहले केस में 0 है तो वेग क्या हो जाएगा, इसका दाब गायब, तो ये वेग बचा। अब जो ये वेग आया है, ये वेग भी आपका क्या है, प्रेशर के केस में रहेगा, ध्यान देना, क्योंकि वहां वेग जो रहता था dx अपॉन dt, लेकिन यहाँ क्या होगा, px अपॉन pt होगा। ये समझो px अपॉन t, मतलब कि जो प्रेशर परिवर्तन हुआ है वो आपका हो जाएगा ऊपर और बटे समय, यानी कितने समय में इसका दाब बदल रहा है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, एटीएम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, इसलिए आ जाएगा एटीएम बटे सेकंड, या कह सकते हो क्या, वायुमंडलीय प्रति सेकंड। बस आ गया। आगे हम चलते हैं अगला, इसी में हम अब प्रथम कोट के लिए ले लेते हैं केस सेकंड।
केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, x बराबर क्या ले ले, 1 ले ले, x बराबर 1 ले ले तो आपका क्या हो जाएगा भैया, वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू सांद्रता a पे घाते p, a पे घाते प्रेशर है ना, प्रेशर बोलो, क्या बोलेंगे हम, a का प्रेशर पे घाते 1 हो गया। अब यहां से k बराबर क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं, आप समझ जाना और कुछ चिंता नहीं करना है। आप बाकी क्या है, p a का मात्रक है ना, का मात्रक, एक घात है का मात्रक, तो आपका जो k का मात्रक होगा, k का मात्रक जो होगा वो ध्यान देना, k का मात्रक, वेग का मात्रक क्या है, एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स, यही होगा ना, सेकेंड इनवर्स बटे एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स सब इंग्लिश में लिखो भाई, चलो सेकेंड इनवर्स, और बटे ये प्रेशर है, प्रेशर का भी क्या होगा, एटीएम होगा, एटीएम अकेले तो एटीएम अकेले है, यहां से एटीएम एटीएम की क्या हुई, बली चढ़ गई, तो के का मात्रक प्रथम कोटि के लिए क्या आ गया, क्या आ गया, सेकंड इनवर्स आया। बताओ किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ आपको आया कि नहीं आया, ऐसे आप निकाल ले जाओगे कि नहीं निकाल ले जाओगे, निकलेगा। चलिए चलिए बहुत अच्छे, समझ में आया, जल्दी से कमेंट करिए एक बार कि हाँ सर आ गया समझ में, जल्दी से, यस सर आ गया सर, यस सर आ गया, जी आशीष यादव। चलिए बहुत अच्छे, नींद आ रही है, अरे गधे का नींद आ रही, इतने जल्दी ऐसे सोओगे, हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ गधों की देखो जंग हो रही है यहाँ, है ना, एक जंग हो रही है, ठीक है, यहाँ बारात आई है इसलिए, ठीक है, जंग हो रही है दोनों के बीच में। अच्छा अब आप द्वितीय कोटि के लिए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, k बराबर 2 रखो, निकाल लेना, सॉरी x बराबर 2 रखना, तब k का मात्रक लिखना, तब k का मात्रक क्या होगा वो आप निकालोगे, है ना, वो क्या करोगे आप निकालोगे, मतलब कहने का कि k बराबर केस थर्ड में x बराबर 2, तब k का मात्रक आपको निकालना है ना, k का मात्रक आपको निकालना है। केस 4 लिख लेना, जब x बराबर क्या हो जाएगा 3, है ना, तब k का मात्रक आपको निकालना है। बस आपको बस इतने समझना है कि उसमें जब आप सांद्रता वाले में रखते थे तो वहां जहां सांद्रता आता था उस सांद्रता पे आप मोल प्रति लीटर रखते थे, वहीं अब की बार क्या रखना आपको, एटीएम रखना है, बस और कुछ नहीं रखना है। क्लियर, ठीक है, हाँ ठीक, वेग का मात्रक कैसे, एटीएम प्रति सेकंड हो गया। ओहो आ जाओ भाई, अगर आप ऐसी बात पूछ ली हो तो मैं अब बता ही देता हूं, वेग का मात्रक सर एटीएम कैसे सेकंड हो गया। ठीक, आपका ए था, प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये कैसा है, गैस है, टी टाइम पर इसका फुल है 1 एटीएम, ध्यान से सुनना, 1 एटीएम, यहां कुछ नहीं, टी 0 टाइम पे क्या है, इसका क्या होता है ए माइनस एक्स, बचता है कितना, एक्स एटीएम निकल गया, एक्स एटीएम प्रेशर कम हो गया, है ना। तो ये बताओ भैया, आप जो डीए लिखोगे, है ना, डीए, ये अंतर है, अंतर किसका है, प्रेशर का अंतर है, हाँ सर प्रेशर का अंतर है, तो हम करते हैं प्रेशर के अंतर में क्या लिखोगे, ये फाइनल वाला 1 माइनस एक्स, है ना, माइनस क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ये टोटल क्या आएगा आपका, टोटल आ जाएगा एटीएम आएगा, ये भी एटीएम, टोटल एटीएम, ये कैंसिल आउट, क्या बचा है एक्स एटीएम। यानी आपका अगर कहीं ये अपॉन, ध्यान देना, अपॉन समय अंतराल अगर ये बात की जाती है, छोड़ो पहले इसको ऐसे रहने दो, ये हुआ, यानी आपका जो ये आया एटीएम आएगा, यानी आपका जो प्रेशर का अंतर आ रहा है वो एटीएम आ रहा है, यानी एक्स जो आ रहा है वो एटीएम आ रहा है। अगर हम इसका वेग लिखें, तो क्या लिखेंगे, डीएक्स, ध्यान से सुनो ऐसे, डेल्टा पी क्या लिखेंगे, ए, डेल्टा पी ए लिखेंगे अपॉन डेल्टा टी लिखोगे ना, डेल्टा पी ए सपोज दैट सूक्ष्म अंतर है, तो क्या लिखोगे, डेल्टा पी ए अपॉन क्या लिखेंगे, dt। अगर पी ए की वैल्यू आपको पता चल गई है, क्या एक्स है,
तो क्या है dx अपॉन dt, है ना। तो ये बताओ ये dx क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर में अंतर है यानी इसका एटीएम हो गया, और ये समय क्या है, सेकंड है। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब आया समझ में बाबू, आप बताओ समझ में आया। हाँ चलिए जल्दी बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत अच्छे। हाँ ऋषभ बाबू तृतीय कोड के लिए के की यूनिट निकाल ली है, एटीएम स्क्वायर सेकंड इनवर्स। चलिए बहुत सही, हाँ सही लिखा आपने, क्योंकि 3 घात होगा नीचे, ऊपर 1 घात होगा, कट जाएगा, 2 बचेगा। अब बताओ समझ में आया यहाँ से। यानी प्रेशर यानी जो वेग आपका आ रहा है गैसीय अवस्था के लिए, उसमें एटीएम कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब आया समझ में कि नहीं आया। आया, जल्दी बताइए आया समझ में कि नहीं आया आपको। आ गया सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जूम करें, जूम कहां से करें, यहां पता ही नहीं चल रहा। चलो जूम हो गया, लो मैंने जूम कर दिया, हो गया। अब दिखा, अब तो दिखा, खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिख गया ना। हाँ सर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख गया, ठीक। अब दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल 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 सर, दिख गया, एकदम दिख गया, है ना। अब मैं बड़ा सा कर दिया हूं, हो गया जी सर, बहुत अच्छे, जूम हो गया। अब लिख चुको, लिखो जल्दी से, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ गया, आगे आपका न्यूमेरिकल आ गया शायद। ओहो ये क्या लिखा है भैया, देखो क्या लिखा है जल्दी से, क्या लिखा है। निम्न अपक्रिया, निम्न अपक्रिया के लिए प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक है, प्रत्येक अपक्रिया के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि बताइए। प्रत्येक अपक्रिया के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि बताइए। तो यहां से बताना है आपको। समीकरण तो लिखा है, लेकिन समीकरण के आगे आपको एक समीकरण लिखा है, वेग व्यंजक लिखा है। हमने क्या बताया था, वेग व्यंजक अगर लिखा रहता है तो जितना सांद्रता की घात होती है वही अपक्रिया की कोटि होती है। तो यहां कह रहा है कि अपक्रिया की कोटि बताइए तथा इस अपक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई भी बताइए। लेकिन यहां कह रहा प्रत्येक अपक्रिया के प्रति, प्रत्येक अपक्रिया यानी कि हर एक अभिकारक के प्रति अपक्रिया। यहां क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहां 2 है, हो गया 2 है। तो भैया क्या अपक्रिया का कोटि, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि क्या होगी, अपक्रिया की कोटि किसके प्रति, हाइड्रोजन के प्रति, हाइड्रोजन के प्रति, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के प्रति। अब बताओ अगर हाइड्रोजन पे घात 1 है तो इसके प्रति कोटि 1 है तो होगा, होगा ना। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका ये होगा कि अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि क्या होगी, इसके प्रति, किसके प्रति, किसके प्रति भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रति, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रति, के प्रति बराबर क्या होगा, इसकी घात 2 है तो 2 हो जाएगा बस। यानी जिसके प्रति पूछेगा उसकी घात देख लो कितनी है वही बता देना। और टोटल अपक्रिया की अगर कोटि पूछे, चलो यही मैंने एक सवाल बता देता हूं, मैं एक सवाल बता देता हूं। यदि टोटल अपक्रिया है ना, क्या अपक्रिया की कोटि, क्या संपूर्ण अपक्रिया की कोटि क्या होगी, संपूर्ण अपक्रिया की कोटि क्या होगी, संपूर्ण अपक्रिया की, संपूर्ण अपक्रिया की कोटि बताओ, संपूर्ण अपक्रिया की कोटि क्या होगी भैया, क्या होगी, एक घातीय यानी 1 + 2 = 3, यानी तृतीय कोटि की अपक्रिया, अर्थात क्या होगा 3 कोटि। समझ में आया, समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना, सवाल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था पहले से कि अगर एक एक के प्रति देखें तो एक एक के प्रति देख लो, एक एक घात देख लो। अगर हाइड्रोजन के प्रति देखा तो हाइड्रोजन की घात देख लो, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रति देखा तो नाइट्रिक ऑक्साइड की घात देख लो। हाँ लेकिन एक बात और, अगर आपको ये समीकरण ना लिखा होता और सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन लिखा होता, ये रिएक्शन, और रिएक्शन के हिसाब से कह देता कि अब बताइए इसकी अपक्रिया की कोटि क्या होगी, इसके आधार पर, तो आपको सबसे पहले अपक्रिया का वेग व्यंजक लिखना होता। वेग व्यंजक लिखते, इसके आगे जो नंबर है उसको घात पे लगाते, आप उसको घात पे क्या करते आप लगा देते, इसका घात जो होता उसको लगा देते। लगाने के बाद आप देखते तो हो सकता है 2-2 कोट आती है,
लेकिन यहां आपको अपक्रिया की क्या है, वेग व्यंजक लिख करके दिया है, इस वजह से आपको वेग व्यंजक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए और देखने के बाद इसके हिसाब से आपको अपक्रिया की कोटि बतानी है। समझ लेना इस बात को, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सवाल बहुत कंफ्यूजन करता है। बच्चे क्या करते हैं, समीकरण दिया रहता है, अपक्रिया की कोटि पूछता है, खटाखट इसको लिखते हैं और लिखने के बाद वेग व्यंजक लिखते हैं। लिखने के बाद वो क्या करते हैं, सांद्रता देखते हैं और देख करके क्या बताते हैं, लेकिन हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि समीकरण में ये लिख के दे दिया है। अगर लिख के दे दिया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको इसको देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। जितना घात इस समय है उतना उसका क्या होगा, कोटि होगा। बात समझ में आ गई? बताइए, अगर ये नहीं लिखा होता तब आप वेग व्यंजक लिखते और लिखने के बाद कोटि बताते। अब बताओ, समझ में आया? चलिए बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? जल्दी से चलिए, बहुत अच्छे। चलिए क्लास होगी, बिल्कुल क्लास होगी, आप होगी, कल नहीं होगी। हाँ सर कल क्लास, हाँ कल छुट्टी है, कल थर्सडे है, केमिस्ट्री क्लास बंद रहती है थर्सडे के दिन, बाकी दिन सब आते हैं। हाँ कल हम रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक जाते हैं जी। बिल्कुल आ गया समझ में? जल्दी बताइए, आ गया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से आ गया सर? आ गया, बहुत अच्छे, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो फिर आगे चलते हैं। अगला, अपक्रिया की आणविकता। अब देखो अपक्रिया की आणविकता क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे थे अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की आणविकता के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब अपक्रिया की आणविकता क्या होगी? तो जानते हो, आपको बस इतना बोलना है, जो यहां लिखा है पहले सुन लो, उसके बाद हम समझाते हैं। अपक्रिया की आणविकता एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब एक आसान भाषा में कुछ हिंट दिया है कि जो अपक्रिया की आणविकता होती है वो अभिकारक में एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो आप क्या बोलोगे? किसी अपक्रिया में टक्कर होने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी अपक्रिया में अभिकारक के टक्कर होने वाले अणुओं की संख्या या टकराने वाले अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, बस ये अंतर होता है, कभी शून्य नहीं होती है और कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। इस बात को ध्यान देना, कभी शून्य नहीं होती है, कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक, बिल्कुल यहां देख रहा ब्लैक है। चलिए, सब कुछ इशारों में समझ में आ गया। ठीक, आ गया। तो ये बात समझ में आ गई? बताइए जल्दी कि थ्योरी लिखनी पड़ेगी। बताओ भाई, थ्योरी लिखनी पड़ेगी? ओके सर, बिल्कुल आ गया सर। ओहो, यहाँ तो आज बारात लेके बैठे हैं, गधों की टोली है, पीछे पड़े 2-4 लोग लड़ रहे हैं, है ना? चलिए, आ गया? यस सर आ गया। लिखना पड़ेगा? बताओ, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बताओ मुझे, थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी? ओहो, सोमवार मंगलवार बुधवार आती है केमिस्ट्री की क्लास आपकी। नमन त्रिवेदी बाबू देख लो, आपकी आती है सोमवार मंगलवार बुधवार, ये 3 दिन क्लासें आती है आपकी। किसकी? ये क्लास आती है 12 की केमिस्ट्री, रात 10 बजे से, है ना? चलिए, आ गया? लिख ले जाओगे? चलिए, बहुत अच्छे। अगर लिख ले जाओगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं, एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है, अमोनिया बन गया, बैलेंस कर दो। पहले बैलेंस किया, इसमें टक्कर होने वाले अणुओं की संख्या कितनी है अभिकारक के? भैया इसमें नाइट्रोजन का एक अणु है ना, एक अणु, और नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु, क्या 3 अणु आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर खाली टक्कर करते हैं, है ना, करते हैं। जब करते हैं तब अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की आणविकता
आणविकता जो होती है आपकी वो क्या होगी, 4 होगी। ध्यान देना, टोटल कितने हैं, 1 + 3, टोटल क्या है, 4 है। या तो ऐसे लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे, 1 + 3 = 4, यानी आणविकता कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि टक्कर होने वाले अणुओं की संख्या क्या है, 4 है। बस ये अंतर होता है। अब क्रिया की आणविकता और कोटि में अगर अंतर पूछा जाए तो आप कहोगे सीधा सीधा कि अब क्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, लेकिन अब क्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। अब क्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन अब क्रिया की आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, एक पूर्ण नंबर होगा। अब क्रिया की कोटि केवल तृतीय कोटि तक अब क्रिया होती है, 3 प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है, लेकिन अब क्रिया की आणविकता बहुत सारी हो सकती है, ढेर सारी हो सकती है ना। न्यूनतम अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। बिल्कुल मनोज बाबू, आप ये भी लिख सकते हो, न्यूनतम अणुओं मतलब टक्कर होने के लिए जो प्रभावी हो, बस सीधा सीधा। हाँ चलिए बहुत अच्छे, अब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे आ जाओ, यहां क्या आता है, जटिल आणविकता। ध्यान से सुनना है, ये आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, थ्योरेटिकल है। क्या लिखा है, जटिल अभिक्रिया की आणविकताएं, जटिल अभिक्रिया की। अब बताओ, जब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, मतलब कहने का 2-4 स्टेप में रिएक्शन चलती हो, 2-4 अभिक्रियाओं में, 2-4 पदों में अभिक्रिया होती हो, तो उसकी आणविकता कैसे बताओगे। उसकी आणविकता बताने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि कौन सा स्टेप स्लो होता है, कौन सा स्टेप फास्ट हो रहा है। मतलब कहने का, कौन सी अभिक्रिया की पद ऐसी है जो धीमी अभिक्रिया होती है, और कौन सी अभिक्रिया की पद ऐसी है जो तेज अभिक्रिया होती है। तो जो धीमी अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी वही अभिक्रिया की आणविकता होगी। बस क्या, वही अभिक्रिया की आणविकता होगी। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, जब आपकी कोई अभिक्रिया इतनी जटिल हो, जटिल का मतलब हो जब 2-4 पदों में हो, मतलब 2-4 पदों में 2-4 स्टेप में वो अभिक्रिया पूर्ण होती हो, है ना, 2-4 स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होती हो, तब आपका वहां आपको देखना है कि ऐसा पद जो पद धीमा होता हो, मतलब ऐसी अभिक्रिया के स्टेप जो अभिक्रिया धीमे धीमे होती हो जिसमें, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें तेज अभिक्रिया होती हो। दोनों चेक कर लेना। दोनों चेक करने के बाद जो धीमी अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक अणुओं की संख्या जो होगी वही आपकी अभिक्रिया की आणविकता मानी जाएगी। बस बताओ, समझ में आया, बताओ। चलिए समझ में आ गया, जल्दी बताइए। जो मैंने थ्योरी बोला क्या आपको समझ में आएगा, साफ साफ जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया, क्लियर एकदम अच्छे से, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ में आया। जी सर, जो मैंने थ्योरी बोला। चलिए बताओ जानवी बाबू, जानवी बच्ची, आपकी बात क्या है। सर प्लीज मेरी भी बात सुनिए, बताओ क्या है। हाँ, वह अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती है जटिल अभिक्रिया कहलाती है। ये तो बात सही है, लेकिन उस अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित, आणविकता कैसे निर्धारित करेंगे, उसका बात मैंने यहाँ बताया, उसकी बात मैंने ये बताई। आपने सही लिखा ऋषभ बाबू, ऋषभ जी आपने सही लिखा। हाँ क्लियर है, बिल्कुल बहुत अच्छे, क्लियर है। तो भाई देख लो, मैं जो बोला शायद वही लिखा है। वे अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं। पहले तो ये बता दिया, नहीं जटिल अभिक्रिया का डिफिनीशन बता दिया, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है किसी जटिल अभिक्रिया के सबसे मंद पद, मतलब वेग निर्धारित पद वाले, यानी जो मंद पद होगा वो वेग का निर्धारण भी करेगा। यहां से इस बात को भी समझ लेना कि जो मंद पद होगा वो वेग का निर्धारण भी करता है। आगे में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। वही बात मैंने कहा, वही बात मैंने कहा ना, ठीक बिल्कुल वही चीजें हैं। तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या इसमें एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास क्या है, NONO2 बना आपका क्या भैया, F2, क्रिया किया आपसे, क्या बना दिया 2NO2F है, ये बनाया, ये बना उत्पाद, ये बना उत्पाद। यहां बैलेंस करो, ये आपका क्या है, जटिल अभिक्रिया है। क्या है, जटिल अभिक्रिया, क्या है, जटिल अभिक्रिया है, यानी जटिल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसे कहा जाता है। अब ये रिएक्शन तो हो गया, अब इस रिएक्शन की आणविकता क्या होगी। अब इसमें आप अगर देखोगे तो कहोगे सर आणविकता इसकी 3 होगी, लेकिन ये आणविकता 3 नहीं होती है, इसकी आणविकता 2 होगी। आप कहोगे सर कैसे 2 होगा, तो इसका रीजन ये है कि इसको 2 पदों में तोड़ो। पहले 2 पदों में ये क्या होता है, अभिक्रिया टूटती है,
इसका पहला पद है ना, क्या है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले NO2 क्रिया करता है किससे, किससे क्रिया करता है, F2 से। क्या बनाता है, क्या बनाता है आपका, NO2F ही बनाता है, लेकिन एक अणु जो F है वो अकेले ऐसे बच जाता है। हो गया। अब उस F को उठाओ, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, उस F को उठाओ, NO2 प्लस F अकेले, अकेले इससे क्रिया करेगा, वो बनाएगा क्या, NO2F, मतलब ये रिएक्शन के अंदर होगा। तो ये क्या हुआ, दो अणु आया कि नहीं आया, आया ना। अगर मैं इसको जोड़ूं, अगर एक साथ इसको जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद आपका क्या होगा, जोड़ने के बाद आपको वही पुराना रिएक्शन दिखेगा। देखो, जोड़ने के बाद वही आपका पुराना रिएक्शन, ये दो बार 2NO2 प्लस F2 है ना, प्लस F चेंज 2, ये दो बार 2NO2 प्लस 2NO2F आएगा साथ में, F आ गया, प्लस क्या आएगा आपका F आएगा। तो यहां से जो है ये जो F कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, यही बचेगा ना, यानी बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा। इसका मतलब वही पुराना रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन दो पदों में हुआ। तो दो पद में, अब इस पद में हमें देखना है कौन सा स्टेप तेज हो रहा है, कौन सा स्टेप स्लो हो रहा है। तो देखो कौन सा स्टेप तेज होगा हम बताते हैं। जब कभी दो लोगों को बांड तोड़ने में टाइम लगेगा, है ना, जब कभी दो लोगों की क्रिया कराई जाती है, दो अणुओं की क्रिया कराई जाती है, तो वो अणु पहले आपस में जो बांड बना है वो टूटता है, टूटने के बाद वो क्रिया करेगा। यानी कहने का मतलब इसमें से एक F क्रिया करेगा इससे, लेकिन F क्या होगा, सबसे पहले F जो बांड बना है वो क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा अर्थात टूटने में कुछ समय लगेगा, टूटने में कुछ समय लगेगा। यहाँ तो F अकेले है, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये जल्दी से जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो अपक्रिया है वो क्या है, मंद है। वो क्या होगी, मंद अपक्रिया होगी। और ये जो अपक्रिया होगी वो क्या होगी सर, तीव्र अपक्रिया होगी। बताओ, इतना होगा। अब हमें पता चल गया ये मंद है, ये तीव्र है। अतः इस मंद वाले पद में अभिकारक के कितने अणु हैं, केवल एक यहां और एक यहां, कितने, दो लोग, है ना। अतः मंद पद में, अतः मंद पद में, है ना, अभिकारक के, है ना, अभिकारक के भैया क्या, अतः मंद पद में अभिकारक के केवल, है ना, केवल दो अणु टक्कर करते हैं, तब इस अभिक्रिया की आणविकता, क्या होगी भैया, तब इस अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। बताओ, जटिल अभिक्रिया की निकल गया, अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, 2 होगी। भैया समझ में आया, जल्दी बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया, जल्दी बताइए भाई, क्या आपको ये समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, क्या आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ चलिए चलिए, सही है, जल्दी से, क्या आपको ये समझ में आया, है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है, सही है, सही है, आ गया सर, समझ में आ गया। तो फिर आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, चिंता किस बात की। आओ यहां से एक समीकरण, भाई समीकरण क्या, ये तो मैं रिएक्शन करा ही चुका। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो अभी भी हुआ ना, ये तो हो ही गया भाई। अपक्रिया की जो कोटि है वो अपक्रिया की क्या निर्भरता नहीं करती है, ये H2 की, ये शून्य है, इसलिए शून्य है, तो अपक्रिया की कोटि क्या है, ये अपक्रिया किस कोटि की होगी, शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। ये तो बताया गया है ना। अतः ये तो बताया मैंने पहले, अतः यह अपक्रिया, कंप्यूटर महोदय ने 2 बार सॉल्व कर दिया है। अतः यह अपक्रिया शून्य कोटि की होगी, है ना, शून्य कोटि की है।
बस और कुछ नहीं है। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अच्छा स्क्रीनशॉट ठीक है, मैं पीछे कर देता हूँ, चिंता किस बात की। ले लो, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या आपको ये समझ में आ गया सब लोगों को? जल्दी से चलिए जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हो गया हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल हाँ सर। चलिए चलिए बिल्कुल सही है। हाँ इसकी तो जीरो होगी जो पीछे। आगे चलते हैं, आगे ये कंप्यूटर महोदय ने दोबारा टाइप कर दिया, ये तो वही बात है जो मैंने आगे बताया था। अगला क्या है? अगला एक न्यूमेरिकल फिर आ गया। ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनना, ये सवाल लगाने वाला है शायद, है ना। क्या लिखा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में क्रिया के निर्माण की दर तथा लुप्त होने की दर में संबंध है। मतलब ये संबंध स्थापित करना है आपको। क्या करना है? निर्माण होने की दर और लुप्त होने की दर में संबंध स्थापित करना है। दूसरा सवाल, पहले तो ये दिया, पहले इसको लगाते हैं, पहले इसको लगाते हैं। चलो स्क्रीन अगला स्लाइड लेते हैं नया। क्वेश्चन जो आपका है 2HI और चेंज टू क्या बनना है? I2 क्या बनना? I2 प्लस H2 बनना है। अब कह रहा है के लिए अभिक्रिया है ना के लिए एक दूसरे के सापेक्ष, भाई इस तरह से एक दूसरे के सापेक्ष अभिक्रिया दर, है ना, लिखिए। एक दूसरे के सापेक्ष अभिक्रिया का लिखे हैं, सापेक्ष अभिक्रिया दर। ये सवाल यही कह रहा है, सवाल ये कह रहा है अभिक्रिया दर लिखिए। मतलब कहने का लुप्त होने की और बनने की लिखिए। लुप्त कौन होगा? ये होगा। बनेगा कौन? ये बनेगा। तो हमने बताया था अभिक्रिया दरें एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अभिक्रिया दर ऐसे लिखो भैया, कुछ नहीं, अभिक्रिया दर बराबर क्या होगा? इसके बराबर, मतलब इसके परिवर्तन होने की दर सबके बराबर होती है। क्या होती है? DHI अपॉन DT, लुप्त होने की दर। माइनस में 1/2 करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट वो बटे में आता है। बराबर माइनस में और कुछ होगा? नहीं, प्लस में होगा। ये आपका I2 सांद्रता परिवर्तन आएगा और DT बराबर ये क्या होगा? प्लस में होगा। क्या होगा? DH2 बटे समय अंतराल DT हो गया। अब बताओ ये आपका कितना अच्छा टॉपिक है। क्या कहा था? सीधा सीधा कह रहा है कि भैया आपका अभिक्रिया दर लिखना था, एक बार लुप्त होने की और एक विलुप्त होने के संबंध बताना था। बस आपका समीकरण दिया था, संबंध हो गया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जल्दी से। हाँ आ गया सर। चलिए बहुत अच्छे। थोड़ी देर एक सवाल और। यही सवाल भाई, यही सवाल। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? द्वितीय कोटि की, है ना, डायमेरीकरण क्रिया में डाइमर बनने की दर इतना है। जब एकलक की सांद्रता इतनी है तो वेग स्थिरांक क्या होगा? ये सवाल यही बता देते हैं। देखो ये सवाल आपका यही बताते हैं। ये सवाल आपसे कह रहा है डाइमर द्वितीय कोटि की, तो द्वितीय कोटि के लिए आप क्या करो? सबसे पहले वेग लिखो, वेग का संबंध लिखो। क्या करोगे? सबसे पहले वेग का संबंध लिखोगे, है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वेग का संबंध लिखोगे भाई, वेग का संबंध लिखोगे। ध्यान से देखना, वेग का संबंध, वेग बराबर के सांद्रता A पे घाते 2, यही तो होगा द्वितीय कोटि का। हो गया। अब आपके क्या दिया? सांद्रता दे दिया है, ये सांद्रता दिया A का, और वेग परिवर्तन की दर हो वो दे दिया है, K का मान पूछा है। तो भैया क्या दिया है? कुछ नहीं करना है आपको। K बराबर क्या होगा? वेग अपॉन A पे घाते 2 लिख दो। अब आपको वैल्यू दिया है, वैल्यू सब दिया। वेग का मान ये दिया है, परिवर्तन की दर का मतलब ये दे दिया है 9.1 गुणे 10 की पावर क्या है? -6। क्या है? -6 मोल
मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गया। होल बाई आपका क्या, ये सांद्रता है, सांद्रता नीचे है, सांद्रता 0.01 मोल है ना, मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर। बताओ ये सॉल्व करके ला नहीं पाओगे आप आंसर? बताओ जल्दी से, ये सॉल्व करके आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? डाइमेरीकरण क्या है? डाइमराइजेशन होता है, मतलब दो अणु आपस में मिलते हैं। डाइमेरीकरण का मतलब डाइमराइजेशन, दो अणु आपस में मिलते हैं, है ना। हो गया, आगे बताओ। ये आपको सवाल समझ में आया? अब आया समझ में कि नहीं आया? स्मार्टी साहिल, मनोज कुमार, डाइमेरीकरण क्या है सर? डाइमेरीकरण का मतलब बाबू है कि एक एक अणु आपस में जब मिलते हैं तो डाइमराइजेशन अपक्रिया कहलाती है। उसी अपक्रिया को डाइमेरीकरण हिंदी में कहते हैं, यानी दो अणुओं का एक साथ मिल करके एक बड़ा अणु बनाना, सीधा सीधा, बस और कुछ नहीं। आया समझ में? आ गया समझ में? जल्दी बताइए क्या आपको ये समझ में आया? आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना भाई। कहा है कि द्वितीय कोटि के लिए डाइमेरीकरण मतलब वो एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें दो अणु आपस में मिल करके एक बड़ा सा अणु बनाते हैं। हो गया, वो डाइमेरीकरण क्रिया होगी। क्रिया कर रहा है, क्या बन रहा है ये नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहा बन रहा है, लेकिन उसकी अपक्रिया दर जो है, जो वेग है वो इतना है, यानी dx/dt का मान ये दे दिया है। जब एकलक की सांद्रता, एकलक का मतलब एक घात केवल एक लोगों का, एक अभिकारक का है, सांद्रता इतनी है तो वेग स्थिरांक कितना होगा? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एकलक के लिए वेग समीकरण लिखोगे, है ना, द्वितीय कोटि का। हमने लिख दिया, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, वेग स्थिरांक पूछा है, के का मान। के को रोको, वेग बटे क्या होगा ये आ जाएगा नीचे, इसका मान मैंने रखा, इसका मान मैंने रखा, केवल सॉल्व कर रहे हैं, जो आएगा वो आंसर होगा। बताओ अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया? अब आपका बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आया? और कुछ है? नहीं, ये तो मैंने वहां सवाल किया था, है ना। आ गया समझ में? जल्दी बताइए, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। ओके 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 ओके, बहुत अच्छे। तो एक बार कमेंट कर दो कि आज का जो सेशन पूरी तरह से समझ में आ गया कि नहीं आया। समझ में पूरा सेशन आ गया आपको? अगर आ गया तो कमेंट कर देना एक बार जल्दी से कि हाँ सर बहुत अच्छे से आ गया, सारी चीजें आ गई हैं। और स्क्रीनशॉट लेना ना भूला करें, जैसे हम बगल हो वैसे ले लिया जा करें। हाँ चलिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे ऋषभ बाबू, सबसे हो जाएगा, एकदम सही आपने कहा। हाँ 100% समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। ओके 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 ओके, बहुत अच्छे। ईशान अवस्थी, ये तो तारे जमीन का फिल्म का आ गया नाम, ईशान अवस्थी एक नाम है। चलिए बहुत अच्छे, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत अच्छे से आया है, ऐसे ही लगे रहना, ऐसे ही करते रहना, सारा चीज समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, कंप्यूटर महोदय आ गए हैं, बहुत जल्दबाजी लगा दी है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का रखना, अपना रखना, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। पढ़ के आना, एक बार पीछे जाकर के देख लेना, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पीछे वीडियो देख लें, प्ले लिस्ट में पढ़ चुकी है, सारी वीडियो आपकी पढ़ी है। और एक बात और हम कहना चाहते हैं भाई, एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो वीडियो आपकी है, आप अपने एंड से, अपनी आईडी से, चाहे जो सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी यूज करते हैं, उस पर ये वीडियो क्या जय महादेव विद्याकुल का लिंक डाल करके आप भेज दीजिए। जब भेजेंगे तो जब मेरे पास आएगा तो हम आपके नाम से क्या आएंगे, आपका ही समझे कि आपके नाम से आपका लिंक उसको फॉरवर्ड की जाएगी, आगे किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका नाम भी आगे सेंड होगा और साथ साथ क्या होगा, अपना वीडियो भी सेंड हो जाएगा सब लोगों का, ताकि सब बच्चे पा जाए। तो ये काम करना आप लोग, जहां भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं चुनाव प्रचार कर दो एक बात, क्योंकि अगली बार चुनाव लड़ेंगे शायद, तो ये करना ना भूलें आप लोग फटाफट। चलिए चलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट बाबू।